हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लॉज ऑफ फॉर्म 3CD, क्लॉज 23। इसमें हम लोग को क्या डिस्क्लोज करना है? पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्संस अंडर सेक्शन 40A(2)(b)। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 40A(2)(b) क्या है वो समझते हैं। सेक्शन 40A(2)(b) में क्या बोलते हैं कि अगर आपने स्पेसिफाइड पर्संस को पेमेंट किया है फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनी नेचर, और वो जो पेमेंट किया है एक्सपेंडिचर का, वो अगर सिग्निफिकेंटली मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू है या बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो समझे ना, स्पेसिफाइड पर्सन्स को आपने पेमेंट किया फॉर द एक्सपेंडिचर, जरूरत नहीं थी फिर भी करा, और मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे करा, और लास्ट एसेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है कि ये गलत है तो वो क्या करेगा, इसको डिसअलाउ कर देगा। ये डिसीजन एसेसिंग ऑफिसर का है। तो टैक्स को पेयर अपना प्रूफ करता रहेगा। क्या प्रूफ करेगा कि नहीं भैया, ये जो पेमेंट किया है ये तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, जेन्युइन बिजनेस पर्पज है, और आर्म लेंथ प्राइस पे करा हमने। आर्म लेंथ प्राइस मतलब ट्रांजेक्शन बिटवीन टू अननोन पर्सन, उसको आर्म लेंथ प्राइस बोलते हैं। आर्म लेंथ प्राइस हमने एक बार ट्रांसफर प्राइसिंग के वीडियो में बताया भी है। आर्म लेंथ प्राइस निकालने के इंडिया में 5 मेथड हैं और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मतलब ग्लोबल में सब जगह वही मेथड चलते हैं। ठीक है, और ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है ऑल द एसएससी, सारे एसएससी को एप्लीकेबल है ये सेक्शन। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल या एचयूएफ को किसी को लगना, सबको ये लगना है। और इम्पोर्टेंट पता क्यों है? बहुत सारे एसएससी क्या करते हैं, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ब्रदर का, वाइफ का या सिस्टर का भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ठीक है, देखा उसका प्रॉफिट इंडिविजुअल का जो आ रहा है वो स्लैब कम में आ रहा है, उसका प्रॉफिट जो है टैक्सेबल हो रहा है 10% के स्लैब में, अपना 30% के स्लैब में हो रहा। तो वो इंटरनल ट्रांजेक्शन कर देते हैं और अपना प्रॉफिट जो है उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब बिल्डर का जिसका 10% के स्लैब में आता है, उससे एक बिल, कुछ भी खर्चे का बिल ले लिया या कुछ खर्चा दिखा दिया उसके थ्रू, तो अपनी बुक्स में खर्चा डाला, तो अपना जो 30% पे आ रहा था वो कम हो गया, तो अपना टैक्स कम हो गया। उसको बढ़ भी जाए तो क्या, वो तो फिर भी 10% के स्लैब में है। तो एक तरह से क्या, प्रॉफिट शिफ्ट कर लेते हैं आपस में। या सामने वाले के पास टैक्स लॉसेस है पुराना या करंट ईयर का, उसको तो अगर प्रॉफिट और बढ़ा भी दो, थोड़ा सा रेवेन्यू और उसके में डाल दो, क्या फर्क पड़ने वाला है, उसके पास तो टैक्स लॉस है ना। तो सपोज करो दो लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास प्रॉफिट है, टैक्स लग रहा है अच्छा खासा 30% पे। मिस्टर बी उनके रिलेटिव हैं, उसके पास प्रीवियस ईयर का टैक्स लॉसेस है, तो उसको तो टैक्स देना नहीं है। तो वो क्या करेंगे, इंटरनल ट्रांजेक्शन कर लेंगे, मिस्टर बी को कुछ पेमेंट कर देंगे खर्चे का, तो उधर रेवेन्यू हो जाएगी, इधर खर्चा आएगा, अपना टैक्स भी कम हो जाएगा, उधर तो कोई लगना ही नहीं क्योंकि टैक्स लॉसेस है। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए इनकम टैक्स ये प्रोविजन लेके आया था 40A(2)(b), और डिसीजन छोड़ दिया असेसिंग ऑफिसर पे कि भाई उनको लगता है कि गलत किया ये पेमेंट, ज़रूरत नहीं थी, टैक्स डिवीजन के लिए किया, तो वो डिसअलाउ कर देगा, फिर एसएससी प्रूव करता रहे। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन है, रिलेटिव कौन है जिनके केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल है, वो बात कर लेते हैं फटाफट। इंडिविजुअल केस में रिलेटिव कौन? स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट, ग्रांड पेरेंट, सन, डॉटर। इनसे आपने ट्रांजेक्शन किया, वो रिपोर्ट करना है आपको। कोई और पर्सन जिसके बिजनेस में या प्रोफेशन में ये आपके रिलेटिव सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हैं, तो वो पर्सन या वो बिजनेस, वो भी आपका स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल का केस। अब कंपनी, फर्म और एचयूएफ की बात कर लेते हैं। कंपनी के केस में डायरेक्टर, फर्म के केस में पार्टनर, एचयूएफ के केस में मेंबर हो गया। ठीक है, अब ये डायरेक्टर, पार्टनर और मेंबर के रिलेटिव, रिलेटिव मतलब जो ऊपर बताया इंडिविजुअल केस में, इनके स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सन, डॉटर, ये लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे।
किसी और पर्सन के बिजनेस में अगर ये डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर, इनके रिलेटिव सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हैं तो वो बिजनेस और पर्सन भी स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल अगर एसएससी के बिजनेस में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है तो वो भी कवर हो जाएगा। तो ये लोग स्पेसिफाइड पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। इनको अगर आपने पेमेंट किया किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए तो अपने को रिपोर्ट करना है, बाद में असेसिंग ऑफिसर देख लेगा। सिर्फ रिपोर्ट करना है टैक्स ऑडिटर को। टैक्स ऑडिटर को असेसमेंट नहीं करना कि ये ज़रूरत थी नहीं थी, रीजनेबल है, अनरीजनेबल है, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे है। ये टैक्स ऑडिटर का काम नहीं है, उसको सिर्फ रिपोर्ट करना है, वो असेसिंग ऑफिसर देख लेगा। ठीक है, अब रिपोर्ट तो करना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या चेकलिस्ट होगी, कैसे करना है वो भी समझ लेते लग गया। क्लॉज बताइए, दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल टू ऑल द एसएससी and require the tax auditor to report payment made by the SSC during the previous year to the specified person under section 48(2) भी बता दिया। ठीक है, सबको एप्लीकेबल है। स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन बता दी। टैक्स ऑडिटर को सिर्फ रिपोर्ट करना है। कैसे करेंगे? पहला स्टेप, अब देखो टैक्स ऑडिटर को क्या पता उसका कहाँ का बिजनेस में इंटरेस्ट है, कौन उसके रिलेटिव हैं। तो एसएससी से बोलेगा भैया सबसे पहले तो फुल लिस्ट दे दो हमको स्पेसिफाइड पर्सन्स की, ये स्पेसिफाइड पर्सन्स होते हैं, इनके नाम डिटेल सब लिख के दो। दूसरा स्टेप, इन स्पेसिफाइड पर्सन्स को आपने क्या पेमेंट किया, डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर, डिटेल ऑफ पेमेंट सब दो हमको। ये मिल जाएगा अपने को टैक्स ऑडिटर को। टैक्स ऑडिटर ये लिस्ट जो मिली है एसएससी से इसको रिव्यू करेगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी डिस्क्लोज रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहां से भी क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, अब सैलरी और परक्यूट जो डायरेक्टर्स को पे किया वो भी रिपोर्ट करना है, क्योंकि हमने बताया आपको डायरेक्टर्स भी स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं। डायरेक्टर्स स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं तो उनको जो सैलरी या परक्यूट जो दिया है वो आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है। या कोई और पर्सन को सैलरी दी है जिसका आपके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी आपने रिपोर्ट करना। ठीक है, अगर बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, वॉल्यूमनस ट्रांजेक्शन है तो आप ग्रुपिंग कर लो। सपोज करो किसी एक इंडिविजुअल के साथ काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हैं तो एक एक ट्रांजेक्शन कहाँ तक रिपोर्ट करोगे आप, उसका ग्रुपिंग कर लो। ठीक है ना, बट इंश्योर रहना कि रिपोर्टिंग हो गई पूरी। जितना भी पेमेंट किया है स्पेसिफाइड पर्सन्स को वो सारे रिपोर्ट आपने क्लॉज 23 और फॉर्म 3CD में कर दिए। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टैक्स ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द रीजनेबलनेस और अदरवाइज ऑफ सच पेमेंट। टैक्स ऑडिटर को ये कमेंट नहीं करना, उसको रिव्यू नहीं करना कि ये रीजनेबल था, अनरीजनेबल है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे है, कम पे है, डिसअलाउ होगा, अलाउ होगा, कोई मतलब नहीं। उसका काम है सिर्फ रिपोर्ट करना, बाकी सब असेसिंग ऑफिसर देख लेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में दें। थैंक यू।